जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले पिनाका मार्क थ्री के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे SU-57 में अब तक के हुए सबसे बड़े डेवलपमेंट के बारे में। शुरुआत करते हैं पिनाका मार्क थ्री से। पिनाका आने वाले भविष्य में अगर हम ये कहें कि ये भारतीय थल सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट की जान होगी, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के डेवलपमेंट चल रहे हैं उसको देखकर ये चीजें संभावित रूप से हमें सामने दिखाई भी पड़ रही हैं। लेकिन इसी बीच जितना इंटरेस्ट भारतीय थल सेना का पिनाका को लेकर बढ़ा है, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट इस समय फ्रेंच आर्मी इसको लेकर दिखा रही है। फ्रेंच आर्मी की तरफ से हाल ही में पिनाका मार्क थ्री को लेकर के काफी बड़ा जो इंटरेस्ट है ये प्रदर्शित किया गया है, और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि वो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का जो मार्क थ्री वेरिएंट है, इसके डेवलपमेंट को क्रम बाय क्रम ट्रैक कर रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो उन्होंने भी ये कह दिया है कि गाइडेड पिनाका में अब तक का जो सबसे लीथल वेरिएंट होने वाला है ये मार्क थ्री ही होने वाला है, जहां पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आने वाले टेस्ट में 120 से लेकर 130 किलोमीटर की जो रेंज है उसको प्राप्त करेगा। न सिर्फ यहाँ पर एक्सटेंडेड रेंज प्राप्त होगी, बल्कि हाईएस्ट प्रिसीजन के साथ ये अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम भी होगा। और यही सारी बातें हैं जो फ्रेंच मिलिट्री ऑफिशियल्स का ध्यान लगातार पिनाका की ओर केंद्रित करवा रही हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी कैपेबिलिटी है उसमें एक गैप है, और उसको एड्रेस करने के लिए पिनाका मार्क थ्री सबसे ज़्यादा फिट बैठता है। पिनाका को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से विकसित किया गया है, और 1980 के दशक से लेकर आज तक ये काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। और इस समय इसके अलग अलग वेरिएंट भारतीय थल सेना की सर्विस में है, जिसमें गाइडेड पिनाका रॉकेट्स भी शामिल हैं, जिनकी रेंज 75 से 90 किलोमीटर की है, और वो इनिशियल नेविगेशन के साथ साथ जो जीपीएस इंटीग्रेशन है और इसके अलावा जो दूसरे नेविगेशन सिस्टम्स हैं उनको यूज़ करते हैं, ताकि जो प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन है इन्हें एग्जीक्यूट किया जा सके। लेकिन जो पिनाका मार्क थ्री वेरिएंट है ये थोड़ा अलग है। इसकी रेंज को लेकर ये क्लेम किया गया है कि इसकी रेंज 120 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की है, और कुछ प्रोजेक्शन तो ये भी कहते हैं कि इसकी रेंज 130 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है, गाइडेंस किट और इनहैंस प्रोपल्शन के साथ में। अब फ्रेंच इंटरेस्ट इसलिए भी इंटेंसिफाई हो रहा है, क्योंकि पिनाका को लेकर के जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल है फ्रांस के, वो लगातार इसकी कैपेबिलिटी को चेक कर रहे हैं। और उन्होंने 2024 से लेकर 25 के बीच में जो मल्टीपल विजिट्स हैं वो भी कर ली हैं, और वो पिनाका को लेकर के सारी चीज़ें जो है वो जानना चाहते हैं कि इसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है और किस प्रकार से ये जो सिस्टम है ये फ्रांस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। फ्रांस की जो रिक्वायरमेंट है वो एक मोबाइल रैपिड फायर आर्टिलरी की है, जो कि वहाँ पर फ्रांस की नीड पर फिट बैठ सके। और पिनाका क्योंकि एक कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम है, क्योंकि कारगिल युद्ध में पिनाका कितना घातक है वो दुनिया ने देखा, जहां पर ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स को फायर करके पाकिस्तानियों के ऊपर मौत बन के बरसा था। और उस समय इसकी जो सर्कुलर एयर प्रोबेबल था यानी सीईपी थी, वो 10 मीटर से भी कम की थी, जो कि इसको मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म बना देता है। और यही सारी कैपेबिलिटी हैं जो फ्रांस को अट्रैक्ट कर रही है। हालांकि ये जो इंटरेस्ट है इसको हम डील में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि आर्मेनिया के बाद अब फ्रांस का जो इंटरेस्ट है वो लगातार गहराता जा रहा है, और हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर आने वाले भविष्य में एक और बड़ी डील पिनाका की फाइनलाइज कर ली जाती है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई फ्रांस भारत के साथ पिनाका की डील को फाइनलाइज करेगा या नहीं करेगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं रूस के बारे में। कल अचानक से रूस ने SU-57 के साथ पूरे दुनिया को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया, क्योंकि अभी तक जो रूस अपने SU-57 के लिए AL-41 इंजन पर डिपेंडेंट था, वहां पर कल रूस की तरफ से एक वीडियो जारी करके एक नई अपडेट साझा करी जाती है, और ये अपडेट रूस से ज़्यादा भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है। रूस ने कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन को प्राप्त किया है, जहां पर SU-57 प्रोग्राम के एवोल्यूशन में एक नया अध्याय रूस की तरफ से ऐड किया गया है। रूस ने अपने T-50/2 जो उनका प्रोटोटाइप है उसमें पहली बार 177S जो टर्बोफैन इंजन है इसको यूज किया है। जी हाँ, प्रोडक्ट 177S टर्बोफैन इंजन जो है या 177 टर्बोफैन इंजन जो है, बेसिकली ये एयरक्राफ्ट के जो लेफ्ट इंजन बे है उसमें इंटीग्रेट किया गया था, और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी गैप है उसको फिल करने के लिए यूज किया गया है।
और सबसे खास बात तो ये है कि अभी तक एक्चुअल एयरक्राफ्ट में इस इंजन को वैलिडेट किए ना किए जाने की जो खबरें थी वो सामने आ रही थी, लेकिन रूस ने उन खबरों को भी जो यहाँ पर खंडित है वो कर दिया है। और इस समय इसको अलग-अलग पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। आमतौर पे जब भी प्रोडक्ट 177 की बात होती थी, तो इस इंजन को लेकर लोग यही कहते थे कि ये अभी फाइटर जेट में टेस्ट किया गया इंजन नहीं है, इसलिए इसकी रिलायबिलिटी, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर कोई कुछ नहीं कह सकता। ऑन पेपर क्या है, ऑन पेपर तो कुछ भी लिखा जा सकता है। लेकिन रूस ने सबका मुँह बंद करवा दिया है और इस टेस्ट के बाद से जो एक्सपोर्ट पिच है भारत के सामने इस जेट की, वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी है। अगर हम 177 सीरीज़ की बात करें, तो इस इंजन का जो एक्सपोर्ट रेडी वेरिएंट है वो है प्रोडक्ट 177S, जो कि एरो इंडिया 2025 में दिखाया भी गया था। और ये भी कहा गया था कि अगर भारत चाहे तो SU-57 में इन इंजन्स को इंटीग्रेट करके भारत को ऑफर किया जा सकता है। और उस दौरान इसने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी बटोरा था। हालांकि माना जा रहा है कि ये कुछ और नहीं बल्कि AL-41 का ही एक डेरिवेटिव है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस अपग्रेड के साथ हमें देखने को मिलता है। हालाँकि आपको बता दें कि अभी जो 177 सीरीज़ के इंजन है, ये और लगातार टेस्ट से गुज़रेंगे और उसके बाद ही ये देखा जाएगा कि ये कितने रिलायबल हैं और ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट में इनकी परफ़ॉर्मेंस कैसी है। लेकिन एक चीज़ तो सत्य है कि रूस ने SU-57 प्लेटफ़ॉर्म को सिलेक्ट करके इस इंजन को टेस्ट किया है, जो कि कहीं न कहीं जो पोटेंशियल बायर्स हैं, उनके सबसे बड़े कंसर्न को काउंटर करता है और वो है इन एयरक्राफ्ट्स में इंजन को इंटीग्रेट करना और इनको टेस्ट करना और इनकी परफ़ॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। हालाँकि प्रेज़ेंट में अगर हम बात करें, तो SU-57 जो वाइडली ऑपरेट किए जा रहे हैं, ये अपग्रेडेड AL-41 इंजन से ही ऑपरेट किए जा रहे हैं और रूस ने अपने जो मित्र देश हैं, उन्हें प्रोडक्ट 177S के साथ इस एयरक्राफ्ट को ऑफ़र किया है। तो अब देखना ये है कि भारत इस पे क्या प्रतिक्रिया देता है। हालाँकि डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात करें, तो अभी भी भारत तमाम फैक्टर्स को इवैल्यूएट कर रहा है। आपको बता दूं कि इस समय 2 पक्ष हैं। एक पक्ष इस बात के समर्थन में है कि हमें चुपचाप जो एडिशनल राफेल है, इनकी तरफ जाना चाहिए और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फ्रांस के साथ हाथ मिला करके इनके प्रोडक्शन को भारत में शुरू करना चाहिए। तो वहीं दूसरा पक्ष ये कहता है कि आने वाले भविष्य हमारी जो थ्रेट्स होंगी, ये एडवांस 4.5 से लेकर के 5th जनरेशन फाइटर्स तक हो सकते हैं और उनको काउंटर करने के लिए हमारे पास भी एक 5th जनरेशन फाइटर होना चाहिए तत्काल समाधान के तौर पर, जब तक कि एम का आ नहीं जाता। तो उस केस में अब देखना ये है कि भारतीय वायुसेना का निर्णय क्या होता है। क्या आपको लगता है कि अभी भी जो ये नया इंजन है और SU-57 है, इनकी जोड़ी भारतीय वायुसेना के लिए ठीक रहेगी? आपकी इसको लेकर क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। खैर, अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए, तो रूस ने काफ़ी बड़े डेवलपमेंट करे हैं। हालांकि जो AL-51 है वो भी लगातार टेस्टिंग से गुजर रहा है, उसको भी रिफाइन किया जा रहा है। लेकिन रूस इस समय एक्सपोर्ट कस्टमर्स पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।